Good morning everyone. Today we are going to discuss about the chemical and physical properties of the phenol. So when we talk about the physical property of phenol, first of all only those of the four property: color, odor, boiling melting point or the state, and last one the solubility. When we talk about the color, phenol is a कलरलेस, लेकिन एक्चुअली पूरी तरह से कलरलेस नहीं होता, हल्का सा ब्राउनिश कलर का होता है, पूरी तरह से लिक्विड नहीं होता, थोड़ा सा कह सकते हैं डेंस लिक्विड बोल सकते हैं या सेमी लिक्विड बोल सकते हैं, ऐसा कुछ बोल सकते हैं. यहाँ पे डेंस लिक्विड, यहाँ पे हल्का सा कलर होता है, दैट इज ड्यू टू द ऑक्सीडेशन यू कैन से, बिकॉज द एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट पॉसिबल. व्हेन यू विल टॉक अबाउट द स्मेल, व्हाट इज द स्मेल ऑफ द फिनॉल, दैट इज आल्सो स्पेसिफिक. आप सबने बहुत बार फिनॉल की स्मेल सुनी होगी या स्मेल आपको मिली होगी, स्पेशली इन हॉस्पिटल्स. जो आपको फिनाइल्स लगाए जाते हैं, फिनाइल्स आर एक्चुअली द 2% फिनॉल, एक्वस सोल्यूशन ऑफ फिनॉल, तो वहां पे उसकी स्मेल आप आसानी से देख सकते हैं. देन दैट इज द स्मेल ऑफ फिनॉल. स्टेट के बारे में मैं पहले बता चुका हूं, दैट इज अ लिक्विड बट हाईली डेंस लिक्विड, या यू कैन से द विस्कस लिक्विड. तो विस्कस लिक्विड होता है, आसानी से उतना आसानी से फ्लो नहीं करता. एंड द लास्ट वन, whether that is soluble with water or not. अभी मैंने कहा 2% सोल्यूशन ऑफ फिनॉल होता है फिनाइल, यानी डिजॉल्वेबल होता है, अच्छे से डिजॉल्व होता है. और रीजन आप जानते हैं, बिकॉज फिनॉल इज कैपेबल टू फॉर्म द हाइड्रोजन बॉन्डिंग दैट इज सॉल्युबल विद द वाटर. नाउ द प्रॉपर्टीज, दैट इज द केमिकल प्रॉपर्टीज. जब आप केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, देन यू इजिली से that phenol is acid by the nature. That means phenol show acidic nature. अब अगर फिनॉल एसिडिक नेचर शो करता है तो क्या ये वो सारी रिएक्शन शो कर सकता है जो नॉर्मल एसिड शो करते हैं? श्योरली शो करता है. इट रिएक्ट्स विद द एक्टिवेटेड मेटल टू मेक अ सॉल्ट along with हाइड्रोजन. फॉर एग्जांपल, अगर हम इसे सोडियम से ट्रीट करें, रिएक्शंस आप लोगों ने ऐसे कई सारे देखे होंगे जहां पर ये रिएक्ट करने के बाद बनाता है सोडियम फेनॉक्साइड और साथ में हाइड्रोजन गैस. बैलेंस करने के लिए हाफ H2 लिख दिया हुआ है. या अगर हम इसे बेस से रिएक्ट कराते हैं, देन फिनॉल आल्सो रिएक्ट्स विद बेस. हम यहां पे ले रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड और ये बनाता है सोडियम फेनॉक्साइड और साथ में बनता है वाटर. लेकिन नॉर्मली देखा जाता है कि सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ लगभग रिएक्शन नहीं करता है. इसीलिए आप देखते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड में सोडियम बाइकार्बोनेट एज ए टेस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लिखा जाता है. यहां पे दिस इज द टेस्ट फॉर दिस इज द रिएक्शन ऑफ फिनॉल, दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ एसिड. लेकिन एक क्वेश्चन आता है, when you will see the resonating structures of the phenol, पहले और आखिरी स्ट्रक्चर को भी अगर हम मिला लें तो there are total 5 resonating structures of the phenol. और जब आप कार्बोक्सिलिक एसिड को देखें, एथेनोइक एसिड देखें या कोई और भी कार्बोक्सिलिक एसिड देखें, there will be only 2 resonating structures on the 2 oxygens. Even though carboxylic acid is more acidic than the phenol. Why? Because in the case of phenol, the resonance is taking place on the carbon, which is less electronegative than the oxygen. ऐसा होने से क्या होगा, जो रेट ऑफ रिजोनेंस है, जो ऑक्सीजन का निगेटिव चार्ज है जो कार्बन पर रिजोनेट कर रहा है, वो बहुत स्लोली रिजोनेट करता है. और जब वो स्लोली रिजोनेट करता है तो रेट ऑफ रिजोनेंस कम हो जाता है. रेट ऑफ रिजोनेंस कम हो जाने की वजह से रिएक्शन आसानी से हो जाता है उस पर. जबकि आप बात करें कार्बोक्सिलिक एसिड पे, तो वहां पे रिजोनेंस होता है 2 ही सिस्टम्स के बीच में, 2 ही पॉइंट के बीच में, लेकिन दोनों क्या हैं? बोथ द एटम्स आर ऑक्सीजन. एंड व्हाट इज द नेचर ऑफ ऑक्सीजन, व्हाट इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन? आई थिंक बताने की भी जरूरत नहीं है. ऑक्सीजन इज वन ऑफ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इन द पीरियोडिक टेबल, जस्ट आफ्टर द फ्लोरीन. और ऐसा होने से 2 ऑक्सीजन के बीच में जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है, दैट इज वेरी क्विक. और अगर इतना क्विक रिजोनेंस हो रहा है तो स्टेबिलिटी बढ़ जाती है. मैं क्लास में हमेशा एक एग्जांपल कहता हूं कि अगर 5 बच्चों के बीच में, 4 बच्चों के बीच में एक बुक घूम रही है,
और नेक्स्ट बच्चा उसे लेने के लिए आ रहा है, और वो चारों बच्चे क्या करते हैं, बुक लेते हैं, 4 घंटे अपने पास रखते हैं, फिर अगले को पास करते हैं 4 घंटे, फिर अगले को पास करते हैं 4 घंटे, फिर अगले को पास करते हैं। तो यहाँ पे उस बच्चे के लिए, जो नेक्स्ट बच्चा आ रहा है, जो रिएक्ट करने के लिए आ रहा है, उस बुक को लेने के लिए आ रहा है, उसके लिए आसान हो जाता है, उसके पास चांसेस ज्यादा हो जाते हैं उस बुक को लेने के। विथ रिस्पेक्ट टू 2 बच्चे बुक्स ले रहे हैं और वो इतना ज्यादा बुक के लिए अट्रैक्टेड हैं कि एक ने एक के घर से बुक लिया और वो दूसरे के घर पे, दूसरा बच्चा जो था वो पढ़ते पढ़ते ही पहुंच गया अपने घर, पूरे रास्ते में पढ़ता चला जा रहा है, और जब घर के डोर पे पहुंचा, नॉक किया, पता चला दूसरा वाला बच्चा पहले से अंदर है। कहा कि चल भाई दे मुझे किताब दे, कितना पढ़ेगा, और सेम पहला वाला फिर से वहां पहुंच जाता है। अब ऐसे कंडीशन में जो तीसरा बच्चा आके घर के अंदर बैठा हुआ है कि बुक लेके आएगा मेरा दोस्त तो उससे मैं ले लूंगा, ले पाएगा क्या? उसके लिए लेना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि बुक तो बाहर से बाहर ही चली जा रही है। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ द रैपिड रिजोनेंस। बस बुक पर डोर पे आई और डोर से वापस चली गई, रिजोनेटिंग वेरी रैपिडली। बट व्हेन यू विल सी द फर्स्ट कंडीशन, बुक इज कमिंग टू एट अ स्पेसिफिक पोजीशन, वहां पे 4 घंटे होल्ड हो रही है, फिर अगला में 4 घंटे, फिर अगले में 4 घंटे, यहाँ पे चांसेज ऑफ रिजोनेंस क्या है, चांसेज ऑफ रिएक्शन क्या है, काफी ज्यादा है। रेट ऑफ रिजोनेंस क्या है, बहुत स्लो है। सो इन द केस ऑफ फिनॉल, द रिजोनेंस इज टेकिंग प्लेस इन बिटवीन 1 ऑक्सीजन एंड 1, 2, 3 कार्बन। कार्बन इज रिस्पेक्टिवली लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, और ऐसा होने की वजह से रेट ऑफ रिजोनेंस क्या होता है, फिनॉल के केस में स्लो होता है, बेंजोइक एसिड में, कार्बोक्सिलिक एसिड में, एथनोइक एसिड में फास्ट होता है, जिसकी वजह से वो रिस्पेक्टिवली मोर एसिडिक होते हैं। नाउ द कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस ऑफ द फिनॉल, एंड द फर्स्ट वन इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट मोस्ट रिएक्शन ऑफ दिस चैप्टर, एंड द नेम ऑफ द रिएक्शन इज कोल्बे रिएक्शन। हम यहाँ पे कोल्बे रिएक्शन देख रहे हैं। बहुत बार एक कंफ्यूजन हो जाती है हमें जब हम बात करते हैं कोल्बे रिएक्शन की, तो कभी कभार बच्चे कोल्बे की जगह पे कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस लिख देते हैं। वेदर बोथ आर सेम, श्योरली नो। जो पहला है यानी कि कोल्बे रिएक्शन, वो तो हम देखने जा रहे हैं, और दूसरा लास्ट ईयर में आपने देखा था, इन द प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन, कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्केन के प्रिपरेशन के प्रोसेस को कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं। तो हम यहाँ पे कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस नहीं देखने जा रहे हैं, हम क्या देखने जा रहे हैं, हम देखने जा रहे हैं कोल्बे रिएक्शन। यहां पे ये है फिनॉल, और जब इस फिनॉल को हम ट्रीट करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड से, थोड़ी देर पहले ही ये रिएक्शन आपने देखा था, ये एक एसिड है, ये एक बेस है। एसिड बेस रिएक्शन में क्या बनेगा, सॉल्ट एंड वाटर, देन दिस इज द सॉल्ट, दैट इज द सोडियम phenoxide. So this one is phenol and this one is sodium phenoxide. और जब ये सोडियम फेनॉक्साइड को हम ट्रीट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड फॉलोड बाय एसिडिफाइड वाटर, तो ये बनाता है 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, और इसी कंपाउंड को हम सैलिसिलिक एसिड भी कहते हैं। दिस इज द सैलिसिलिक एसिड और 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। क्लियर? दिस इज कॉल्ड द कोल्बे रिएक्शन। नाउ अगर हम इस कोल्बे रिएक्शन के प्रोडक्ट को यानी सैलिसिलिक एसिड को फर्दर ट्रीट कर दें एसिटिक एनहाइड्राइड से, जैसे द एसिटिक एनहाइड्राइड CH3CO twice O, तो आपको मालूम है एल्कोहल के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड ईस्ट्रीफिकेशन रिएक्शन देता है। यहां पर भी ईस्ट्रीफिकेशन रिएक्शन ही होगा, और जब ईस्ट्रीफिकेशन रिएक्शन होगा तो एक ईस्टर का फॉर्मेशन होगा। ये है कार्बोक्सिलिक एसिड की तरह बिहेव करने वाला एसिटिक एनहाइड्राइड, और ये है एल्कोहल की तरह बिहेव करने वाला हाइड्रोक्सिल ग्रुप। और यहां पे ये लग गया आपका O CO CH3, और यहां पे तो ऑलरेडी था। कंपाउंड इज कॉल्ड एज एसिटिल सैलिसिलिक एसिड एंड वेल नोन एज एस्प्रिन।
एस्प्रिन मार्केट में बहुत ज्यादा पॉपुलर मेडिसिन है, पेन किलर के तरह यूज किया जाता है, एंटीपायरेटिक्स में भी यूज किया जाता है, ब्लड थिनर की तरह भी यूज किया जाता है, बीपी पेशेंट को ये दिया जाता है। नॉर्मली जब हम हेडेक में लेते हैं डिस्प्रिन वगैरह के नाम से तो इंस्टेंट रिलीज होता है, आपने देखा होगा, उसे पानी में डाल दीजिए और विद इन मिनट वो डिजॉल्व हो जाता है, इतना तेजी से डिजॉल्व होता है कि टैबलेट उसमें घूमने लगती है। लेकिन इसी का एक फॉर्म है इकोस्प्रिन, इकोनॉमिकल स्प्रिन बोल सकते हैं हम, यहाँ पे बीपी पेशेंट्स को दिया जाता है और उसे पानी में डाल के देखिए 2-4 घंटे में भी पूरी तरह से डिजॉल्व नहीं होता। रीजन ये होता है कि बीपी पेशेंट को अचानक किसी दवा का हेवी डोज मिल जाएगा तो बीपी तेजी से नीचे चली जाएगी, और इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, उसे स्लो डिस्पर्स होने वाले दवाइयों को प्रोवाइड करते हैं। इसी वजह से कभी कभी कहा जाता है कि बीपी पेशेंट्स को दवाइयों को तोड़ के नहीं लेना चाहिए। बहुत बार मेडिसिन में जाते हैं मेडिसिन लेने के लिए तो स्टोर वाले कह देते हैं भैया 500 mg का है, तोड़ के ले लेना, 250-250 mg का हो गया। ये चीजें अवॉइड करनी चाहिए। तो हम नेक्स्ट रिएक्शन देखने जा रहे हैं, दैट इज द रीमर टाइमन रिएक्शन। बिल्कुल लगभग कोल्वे रिएक्शन जैसा ही है, थोड़ा सा सिर्फ डिफरेंस है। यहां पे भी हम रिएक्शन स्टार्ट करते हैं फिनॉल से। देन दिस इज द फिनॉल। फिनॉल का केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, थ्योरी की फिनॉल से ही रिएक्शन स्टार्ट होगा, और इसे जब हम ट्रीट करते हैं NaOH, तो क्या होता है, इट फॉर्म्स सोडियम फेनॉक्साइड। अभी आपने 2 बार यही सेम रिएक्शन कराया और आपको अच्छे से मालूम है प्रोडक्ट क्या और क्यों बनने जा रहा है। साथ में बाई प्रोडक्ट वाटर बनता है जिसे हमने शो नहीं किया हुआ है। और जब हम इस कंपाउंड को ट्रीट करते हैं CHCl3 से तो क्या बन जाता है, ये बनता है कंपाउंड विच इज एन इंटरमीडिएट, एक्चुअली ये है ONA और यहां पे लग जाता है CHCl2। हम बहुत बार ऐसा देखते हैं कि बच्चे CHCl3 की जगह CH3Cl लिख देते हैं, बाय मिस्टेक हो जाता है, लेकिन इस चीज को थोड़ा सा ध्यान दीजिए। तो यहां पे ये है। अब जब हम इसे हाइड्रोलाइज करते हैं H2OH+, तो क्या बनाता है, ये बनाता है 2-हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड विच इज वेल नोन एज सैलिसिलडिहाइड। तो मैं अभी यहां इसका IUPAC नेम ही लिख रहा हूं, 2-हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड well known as salicylaldehyde. Then this is Reamer-Tiemann reaction. पिछले कुछ सालों में देखा गया है कि ये दोनों ही रिएक्शन फिनॉल के सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। फिनॉल से अगर कुछ नेम रिएक्शन में पूछता है तो यही 2 रिएक्शंस में से कोई एक पूछता है। ट्विन रिएक्शन जैसे हैं, दोनों एक जैसे दिखते हैं, तो नॉर्मली या तो कोल्वे पूछा जाता है या तो रीमर-टाइमन पूछा जाता है। देन दिस इज द रीमर-टाइमन रिएक्शन। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार रिएक्शन कुछ ऐसा पूछा जाए कि राइट डाउन द रीमर-टाइमन रिएक्शन, राइट डाउन द कोल्वे रिएक्शन। सम टाइम ऐसा भी पूछा जाता है, इफ अ कंपाउंड A is reacting with chloroform and NaOH followed by the hydrolysis, then it gives this compound, final compound इन्होंने बना दिया। Then what is the name of the reaction या what is the name of the reactant, इस तरह से भी क्वेश्चंस को पूछा जा सकता है, यानी सीधा सीधा ना पूछ के थोड़ा सा घुमा फिरा के भी पूछा जा सकता है। Now the next reaction, that is the oxidation। क्या ऑक्सीडेशन होगा? ऑक्सीडेशन इज द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। और जब भी कोई एडिशन या रिमूवल होता है तो हाइब्रिडाइजेशन में चेंज आ जाता है, और अगर हाइब्रिडाइजेशन में चेंज आ रहा है तो श्योरली क्राइटेरिया फॉर एरोमेटिसिटी खत्म हो जाती है। एरोमेटिक होने की जो क्राइटेरिया है, एरोमेटिक होने की जो शर्तें हैं, उनमें से एक शर्त है ऑल द कार्बन ऑफ द रिंग मस्ट बी sp2 हाइब्रिड। तो sp2 हाइब्रिड होना चाहिए। क्या ये हाइब्रिड रह जाएंगे? तो यहां पे नॉर्मली फिनॉल का ऑक्सीडेशन नहीं होता, लेकिन ऐसा नहीं कि हो ही नहीं सकता, होता है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लगाने पर। तो ये है फिनॉल जी, प्रोसेस चल रहा है ऑक्सीडेशन,
और जब हम इसे ट्रीट करते हैं किसी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से, KMnO4 हमने ले लिया एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ये बनाते हैं बेंजोक्विनोन। दिस इज द बेंजोक्विनोन। यहां पे आप देख सकते हैं कि हर एक कार्बन sp2 हाइब्रिड है और ये फिर से रीअरेंज होकर उसी फॉर्म में चले आते हैं। ये फॉर्म नॉर्मली इंडिकेटर्स में आप देखने को मिलता है। इंडिकेटर्स जो होते हैं, जो ऑर्गेनिक इंडिकेटर्स होते हैं, दो अलग अलग कलर शो करते हैं। उनमें एक कलर डार्क होता है, कंट्रास्टिंग होता है, दूसरा कलर रिस्पेक्टिवली लाइटर होता है। तो लाइटर कलर नॉर्मली बेंजेनॉइड फॉर्म में होता है, फिनॉल वाले फॉर्म में होता है, और जो डेंस कलर होता है, कंट्रास्टिंग कलर होता है, वो नॉर्मली क्विनोनॉइड फॉर्म में होता है। देन दिस इज द बेंजोक्विनोन। बेंजोक्विनोन। What happens if you are reducing the benzene ring? क्या रिडक्शन हो सकता है? नॉर्मली तो नहीं होता है। रीजन मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बता दिया। कोई एडिशन रिमूवल होने पर हाइब्रिडाइजेशन स्टेट बदली हो जाता है, जो सिस्टम की स्टेबिलिटी को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है। फिर भी अगर हम इसे रिड्यूस करें किससे, जिंक डस्ट से, कि बेंजीन रिंग का फॉर्मेशन कर सकता है। कभी कभार बच्चे पूछ देते हैं जिंक डस्ट क्यों। इन उंगलियों का एग्जांपल लेता हूं क्योंकि मेरे पास और कुछ यहां पे है नहीं एग्जांपल में। अगर मैं इनके सरफेस की बात करूं, ये सरफेस है, ये सरफेस है और ये साइड वाइज सरफेस है। लेकिन अगर मैं इन्हें यूं ब्रेक कर दूं, अब सरफेस क्या हुआ, फ्रंट और बैक तो वैसा वैसा ही रह गया, लेकिन साइड वाइज सरफेस ये देखिए, ये यहां से लेके यहां तक बढ़ गया। तो जितना भी सिस्टम ब्रोकन रहेगा, जितने छोटे छोटे पीसेज में रहेगा, सरफेस एरिया उतना ज्यादा बढ़ता जाएगा। एंड ग्रेटर द सरफेस एरिया, ग्रेटर विल बी द रेट ऑफ रिएक्शन, ग्रेटर विल बी द एफिशिएंसी ऑफ द रिड्यूसिंग एजेंट, और इस वजह से इसे डस्ट फॉर्म में लिया जाता है। एंड दिस इज द बेंजीन रिंग एज अ प्रोडक्ट। फाइनल में अगर आप देखेंगे तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस दिए हुए हैं। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हर एक चैप्टर में पढ़ रहे हैं, इसलिए अलग से कुछ पढ़ाने के लिए नहीं जा रहा हूं। सिर्फ आपको यह बता रहा हूं कि व्हाट विल बी द डायरेक्शन, व्हाट विल बी द अपकमिंग ग्रुप वेयर दे विल अप्रोच। अगर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है तो आपको मालूम है कि फिनॉल पॉजिटिव रिजोनेंस देता है, एंड द सिस्टम्स गिविंग प्लस आर इफेक्ट पॉजिटिव रिजोनेंस आर कॉल्ड आर्थो पैरा डायरेक्टर। तो फिनॉल भी एक आर्थो पैरा डायरेक्टर है, आर्थो और पैरा पोजीशन पर अपकमिंग ग्रुप को डायरेक्ट करता है। एंड विच वन इज द मेजर वन, आर्थो और पैरा। क्लास 11th में आपने पढ़ा था कि ऑलवेज द पैरा वन इज द मेजर प्रोडक्ट, क्योंकि आर्थो पे ऑलरेडी अटैच्ड फंक्शनल ग्रुप का स्टीयरिक हिंड्रेंस ज्यादा होता है, इस वजह से पैरा आर्थो एंड पैरा में से मेजर प्रोडक्ट होता है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे ईथर एंड देयर प्रॉपर्टी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में डाल दीजिए, आंसर आपको मिल जाएगा।